चलिए नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल। आपके ही अपने YouTube चैनल भारती आर्ट्स क्लासेस पे स्वागत है। मैं सूरज भारती उर्फ भारती सर, और आज के क्लास में हम आपको पहले बता दें कि पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में देखेंगे। तो 11th ज्योग्राफी के चैप्टर 2 के बारे में बात कर ले, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास है। इसमें आपका पहला जो पार्ट है इस टॉपिक के ऊपर में, वो वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा आप, ये ऑफिशियल पे जाइए, भारती आर्ट्स क्लासेस पे होम पे जाइएगा तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाकर करके और आप 11th ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट ढूंढिएगा और वहां जाइएगा तो आपको ये सेकेंड लेसन पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास का पहला पार्ट मिल जाएगा। उसमें पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ विचारधाराओं का जिक्र किया गया है। उसी में बताए थे कि जितने भी वैज्ञानिक लोगों का जो विचार आ रहे थे उनको दो वर्गों में बांटा गया है। एक आपका जो है आज पढ़ने जाएंगे द्वैतारक परिकल्पना, और पिछले दिन डिस्कस किए थे एक तारक परिकल्पना, जिसको अद्वैतवादी विचारधारा या अद्वैतवादी परिकल्पना कहते हैं। तो अद्वैतवादी परिकल्पना के बारे में हम लोग देख लिए थे। उसमें दो प्रसिद्ध विद्वानों के बारे में पढ़ना था, एक आपका इमैनुअल साहेब का यानी इमैनुअल कांट के, और दूसरा जो हम लोग पढ़े थे वो ये पढ़े थे लाप्लास के। और हम लोग डेट को एक बार आपको याद कर दे तो आगे सीरीज चलने में बड़ा आसान हो जाएगा। सबसे पहले 1749 याद करेंगे, काम्टे द बफन। 1749 में काम्टे द बफन जो है वो याद रखेंगे। पृथ्वी के बारे में जो है वो अपना एक परिकल्पना किए थे। ऐसे कल्पना किए थे कि पृथ्वी की उत्पत्ति ऐसे ऐसे था, जिसमें हम लोग चर्चा किए थे कि सूर्य से धूमकेतु आकर के टकरा गया था। नहीं देखे वो देख लीजिएगा। उसके बाद 1755 जब एनसीईआरटी का डेटा लिख रहे भैया एकदम श्योर, अभी से लेकर के आपको 11th के तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं या फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जहां पे वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ना ही है, तो वहां के लिए आप उस पर्पस से पढ़ रहे हैं तभी यही डेट याद रखेंगे। कई लोग 56-57 पढ़ाते हैं, उस सबसे मायने मतलब नहीं है, क्योंकि आपका जो एनसीईआरटी में है वही चीज आपको याद रखना है। तो ये याद रखेंगे 1755 में इमैनुअल साहेब का एक परिकल्पना आया जो कि एक तारक में यानी अद्वैतवादी परिकल्पना में सबसे पहले की परिकल्पना मानी जाती है। और ये बेस पर था, किस पर आधारित था, तो ये निहारिका पर आधारित था। भले ही इनकी परिकल्पना वयव राशि की परिकल्पना कहलाती है, लेकिन ये निहारिका को ही आधार मान करके अपना विचार दिए थे। इसके बाद जो है एक तुराबाद में 1796 में, ध्यान समझिएगा, एक तुरा 1796 में फिर एक परिकल्पना आई, और ये परिकल्पना जो है ये गणितज्ञ लाप्लास साहेब का था, और ये फ्रांसीसी विद्वान थे, जबकि इमैनुअल साहेब जो है वो जर्मन के विद्वान है। तो ये इमैनुअल साहेब जर्मनी विद्वान जो वायव्य राशि की परिकल्पना दिए, और ये दोनों के दोनों निहारिका पर यानी दोनों जो है सौर मंडल की उत्पत्ति में, ग्रह और सूर्य की उत्पत्ति में निहारिका को ही अपना आधार बताए थे। इसमें हम लोग चर्चा किए थे कि ये इमैनुअल साहेब के जो परिकल्पना आया था उसी में थोड़ा सा संशोधित कर करके लाप्लास साहेब अपना जो है परिकल्पना दिए 1796 में। तो यहां तक की बातें हम लोग देख लिए। अब डायरेक्ट हम लोग आएंगे कब भैया, तो अब आएंगे 1900 ईस्वी में। याद रहे अब बहुत दिन के बाद 1900 ईस्वी में किनकी परिकल्पना आए इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए अब जो परिकल्पना है इस परिकल्पना को कहते हैं द्वैतारक परिकल्पना। याद रखेंगे इस परिकल्पना को क्या कहते हैं, द्वैतारक परिकल्पना। अब बात को ध्यान से समझिएगा, द्वैतारक परिकल्पना यानी बाइनरी हाइपोथेसिस। भैया बढ़िया से समझिए, द्वैतारक परिकल्पना, द्वैतारक परिकल्पना, द्वैतारक परिकल्पना मतलब ये ग्रह की उत्पत्ति ना, इसके संदर्भ में लोग कल्पना कहते हैं। दो तारों को बताते हैं कि दो तारों से ग्रह की उत्पत्ति हुई है। तो ये दो तारों तारों के संयोग से कहेंगे कोई अगर विद्वान कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुआ है तो उनकी परिकल्पना कहलाएगी द्वैतारक परिकल्पना यानी बाइनरी हाइपोथेसिस कहते हैं। जिसमें अब पढ़ेंगे पहला अगर द्वैतारक में देखें तो चेम्बरलेन और मोल्टन। कई लोग चेम्बरलेन पढ़ाते हैं, ये एनसीईआरटी आप वर्ड पर फोकस करिएगा, चेम्बरलेन और मोल्टन। चेम्बरलेन और मोल्टन थोड़ा नाम अजीब लगेगा लेकिन बार बार
देखिएगा, पढ़िएगा तो जो चीजें रिपीट होता है ना, तो फिर वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान समझेंगे। तो चेम्बरलेन और मोल्टन, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो जेम्स जीन्स। इनका जो परिकल्पना है ना, इस परिकल्पना को कहते हैं ज्वारीय परिकल्पना। क्या कहेंगे, ज्वारीय। कैसे याद रहेगा, तो देखिए हम जीन्स पहन के जेम्स खाएंगे। जेम्स एक चॉकलेट होता है, मीठा मीठा लगेगा, खाने वाला होता है। ठीक है, तो जेम्स खाया भैया जीन्स पहन करके, और ऐसा जीन्स पहन कर जेम्स खाया कि बेचारा महासागर में ज्वार लेके आ गया। यानी सागर में कोची आ गया जी, ज्वार जब जल ऊपर की ओर उठता है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि जेम्स जीन्स का जो परिकल्पना है वो क्या कहलाता है, तो ज्वारीय परिकल्पना। ले देगा कि ज्वारीय परिकल्पना, बताइए एक तारक परिकल्पना है ये द्वय तारक, तो द्वय तारक। ज्वारीय परिकल्पना किनका है भैया, तो जेम्स जीन्स का है, याद रहेगा आपको। चलिए, जबकि चेम्बरलेन और मोल्टन की जो परिकल्पनाएं हैं, इस परिकल्पनाओं को ग्रहाणु परिकल्पना कहते हैं। अब जानेंगे कि ये परिकल्पना है क्या, आइए एक एक पॉइंट्स को ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना होगा चेम्बरलेन, कौन लेन, चेम्बरलेन, और एक आदमी जिनका नाम है मोल्टन, दोनों अलग अलग हैं। अब याद रखेंगे इनकी परिकल्पना ग्रहाणु परिकल्पना कहलाती है। अब देखिए ये कहे क्या, ये कहे कि ये एगो सूर्य है, ये वो क्या है जी, सूर्य है। यानी एक तारक जो है, एक तारा ये सूर्य को माने, और एक कहें कि सूर्य के, ध्यान से समझिएगा, एक बात और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सूर्य के से दूर कुछ एक और तारा था, इसको याद रखेंगे साथी तारा कहे हैं। कौन तारा कहे हैं, साथी तारा। ध्यान से समझिएगा, ब्रह्मांड में सूर्य और एक साथी तारा था, यानी दो तारों की चर्चा कर दी। कौन कर रहे हैं, तो चेम्बरलेन और मोल्टन। याद रखेंगे चेम्बरलेन और मोल्टन, ये इनका जो विचार है ना, ये विचार को जेम्स जीन्स और सर हैरोल्ड जेफरे भी सपोर्ट किए हैं। ये ध्यान से समझिएगा, हम अभी बताएंगे, पहले ये समझ जाइए कि कैसे परिकल्पना है। ये कहें कि पूरे ब्रह्मांड में एक सूर्य और एक इसका साथी तारा है, कोई दिक्कत, यानी दो तारों माने ये द्वय तारक परिकल्पना में आ जाएंगे। अब ये क्या कहें, ये कहें कि जो साथी तारा था ये आगे की ओर बढ़ रहा था। आगे की ओर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ध्यान सुनेंगे, साथी तारा किसकी ओर बढ़ रहा था, आगे की ओर। अब जैसे ही ये साथी तारा आगे की ओर बढ़ा तो सूर्य के पास से होकर के गुजरेगा। किसके पास से, सूर्य के पास। अब तक हम लोग पढ़े थे कि निहारिका, इमैनुअल कांट क्या थे ना, कि निहारिका को बताए थे कि घूर्णन कर रही थी, और इसी का मलबा जो है अब केंद्रीय बल के बढ़ जाने के कारण बाहरी एकदम छिटा जाता है, और ये जो है बीच का एक भाग रह जाता है, ये सूर्य हो जाता है। ये एक तारक निहारिका को बताए कि ये सूर्य रह जाता है, और बाकी चारों तरफ में बाहरी बल लगने के कारण ये अलग अलग छल्ले बन जाते हैं, और यही छल्ले चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ये सब ग्रह हो जाते हैं, और बीच में जिसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं वो सूर्य हो जाता है। यानी एक निहारिका को आधार मानते हुए वो एक तारक था आपका, लेकिन अभी दो तारक की बात चल रहा है, एक आपका साथी तारक और एक आपका सूर्य। अब बात को ध्यान सुनेंगे, ये क्या कहें, इन लोग का विचार था कि ब्रह्मांड में ऐसी हुई होगी कि एक सूर्य था और एक उसका साथी तारा, और साथी तारा धीरे धीरे, याद रखेंगे, ये किधर की ओर बढ़ रहा था, तो सूर्य की ओर। और जैसे ही सूर्य के पास आया तो साथी तारे में ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और जब गुरुत्वाकर्षण बल यहां पर लगा भैया, तो जो ये सूर्य के जो बाहरी जो सतही वाला भाग था, इससे कुछ जो भाग था ये बाहर हल्का सा निकल गया। अब ये सूर्य के सतही का बाहरी वाला भाग जो है ये बाहर कैसे निकल जा रहा है, काहे कि साथी तारा यहाँ पे आ गया, और साथी तारा में जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो बाहरी वाले भागों को खींच दिया, बाहरी वाले भागों को खींच दिया। तो ये बात को ध्यान से सुनेंगे, खींच तो दिया लेकिन ये साथी तारा सूर्य से और काफी दूर गुजर के चला गया। अभी हमारा से नहीं पूछ दीजिएगा कि सर साथी तारा केने चल गया, अगर हम अगर पर कल्पना कर देंगे तो हमारे किताब में नाम छापे के चाहिए हो है, लेकिन ना, चलो इसको आप यहीं तक याद रखेंगे, इन लोग की कल्पना पर ही हम चर्चा करेंगे। तो ये परिकल्पना है, थोड़ा सा सिद्धांत तो नहीं है, ये थियोरी नहीं है जिस पर बहुत सारे तर्क वितर्क चले, ये परिकल्पना है, इसमें ज्यादा जो है वो ठोस प्रमाण नहीं होते हैं, पहले बता चुके हम आपको। तो ये साथी तारा जो है ये सूर्य से गुजर गया,
गया। तो जब सूर्य के पास आया था तो इसके बाहरी सतह वाला जो भाग था ये बाहर निकल गया, ग्रेविटेशनल, इसके ग्रेविटेशनल के कारण ये बाहर निकल गया। ये जब गुजर गया तो ई का हो गया भाई, अब एक तो ग्रेविटेशनल इधर खींच दिया तो ई लगा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने, और इसी को कहें ये सूर्य और चारों तरफ से ये जो चक्कर लगा रहा था वो धीरे 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 वर्षों बाद जो है वो संघनित होकर के और ग्रह के रूप में बन गया। और ये याद रखेंगे ये विचार किनका था, चेम्बरलिन और मोल्टन का। देखिए क्या हम आपको बताए इतना देर में कुछ नहीं बताएं, आपको एक लाइन में बताते हैं। इनकी कल्पना थी दो तारक परिकल्पना में आते हैं, इनकी विचारधारा दो तारक परिकल्पना पर आधारित था। वो दो तारक किनको कौन कौन को माने हैं, तो एक सूर्य को और एक साथी तारा को। साथी तारा क्या हो रहा था कि सूर्य की ओर आ रहा था, जैसे सूर्य के पास में जाता है तो सूर्य के बाहरी सतह का जो भाग है वो इस तारे के गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है इसका बाहरी वाला भाग बाहर की ओर आता है, लेकिन जब ये आगे की ओर जब गुजर जाता है इससे टकराता भी नहीं है। तो ये जो बाहर निकला हुआ सूर्य का जो सतही भाग था ये अब क्या हो जाता है कि चारों ओर जो है चक्कर लगाना शुरू कर देता है, और ये जो चारों ओर चक्कर लगाता है ये भाग ग्रहाणु यही धीरे धीरे संघनित होकर के और ये क्या बन जाता है, ग्रह बन जाता है। और यही परिकल्पना चेम्बरलेन और मोल्टन की परिकल्पना कहलाती है, इसको कहते हैं ग्रहाणु परिकल्पना। तो याद रखेंगे ग्रहाणु परिकल्पना किनके है, चेम्बरलेन और मोल्टन के। अब देखिए अगला हम लोग पढ़ते हैं जेम्स जीन्स के बारे में। ये जेम्स है, जेम्स खा के जीन्स पहन के जेम्स खाया, ली आया ज्वार, ली आया क्या भाई, समुद्र में ज्वार उठा दिया। अब देखिए जेम्स जीन्स भी कुछ नहीं करते हैं, ये क्या कहते हैं, पहले इनके बात को सुनिएगा। ये कहें कि ये सूर्य है, ये क्या है भैया, तो सूर्य है, मान लीजिए ये सूर्य है। अब ये एक बतिया सेम बात कर रहे हैं कि देखिए ये सूर्य है और इधर साथी तारा है, इधर कौन है, सॉरी इधर क्या है, तो साथी तारा है। आप इसको ऐसे तारा भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो जेम्स जीन्स, और हालांकि इसमें भी आप सर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सर जेम्स जीन्स और सर हैरोल्ड जेफरी ये दोनों मिलकर करके और मोल्टन और चेम्बरलेन ये दोनों की जो ग्रहाणु परिकल्पना है इनको ये सपोर्ट करते, समर्थन देते हैं। लेकिन आगे चल करके इनके विचारधारा में कुछ परिवर्तन करके ये नया विचार देते हैं। ये नया विचार क्या देते हैं, इस पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। ये क्या कहे कि देखिए साथी तारा, ये सही है कि साथी तारा जो है वो आ रहा था सूर्य के पास से गुजरा और सूर्य के पास से जो है गुजर के ये आगे की ओर बढ़ गया, कौन, साथी तारा। लेकिन जब ये साथी तारा सूर्य के पास से गुजर रहा था तो बात को समझिएगा, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का हो गया भैया, तो ये अधिक था। तो एक बाहरी वाला भाग सूर्य के बाहरी सतह के भाग जो है ये आगे की ओर उठा दिया। मतलब ध्यान से समझिएगा, ये कहे इनका परिकल्पना भी ज्वारीय परिकल्पना कहलाता है। कौन सा परिकल्पना, तो ज्वारीय परिकल्पना। चलिए लिख देते हैं। अब ये क्या कहे कि जैसे देखिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी है और होता क्या है कि चंद्रमा और सूर्य, याद रखेंगे आपको, चंद्रमा और सूर्य ये क्या होता है, इसके आकर्षण बल के कारण, अट्रैक्शन जो पावर है इसके कारण क्या होते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपरी वाला भाग, जिसमें हम लोग पढ़े जानते हैं कि सबसे ज्यादा महासागर का ही भाग होता है, 71% के रूप में जो है कि जल ही पाया जाता है। तो यहां पर क्या होता है, कुछ स्थल खंड का भाग भी है लिथोस्फीयर, और कुछ जो है आपका महासागर है यानी पानी वाला सतह है। लेकिन चंद्रमा और सूर्य का जब आकर्षण इतना ज्यादा होता है कि ये क्या करता है, देखो सतह वाला भाग को तो हिला नहीं पाता है, ठीक है, लेकिन इस महासागर वाला जो भाग है, समुद्री वाला भाग है, ये जल को क्या करता है, चंद्रमा और सूर्य का जब आकर्षण होता है, ध्यान सुनेंगे, चूंकि देखिए जब बात आती है चंद्रमा के तो आप सब जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का क्या है, उपग्रह। जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जो उपग्रह होते हैं, जिसका उपग्रह होता है वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा, समझ रहे बात ना। और पृथ्वी के बारे में बात कर ले तो ये एक ग्रह है। बाकी आपको जब सौरमंडल पढ़ाएंगे तो वहां एक एक चीज हम आपको पढ़ाएंगे कि पृथ्वी के सबसे पहले कौन था, बुध।
हालांकि ये पहले ट्रिक में भी बताए हम आपको कि सबसे पहले कौन ग्रह, बुध, बजरंगबली के दिन मंगलवार के बाद अगला दिन बुध से शुरू होगा और बुध के बाद आपका एक दिन गिनना है और एक दिन छोड़ देना है, यानी बुध के बाद बृहस्पति आता है, बृहस्पति नहीं गिनेंगे, बृहस्पति के बाद शुक्र आता है, इसको गिनेंगे शुक्र ग्रह, और शनिवार को नहीं गिनेंगे, रविवार को गिनेंगे, और रविवार का दिन, रवि से कोई ग्रह नहीं होता है तब पृथ्वी हो जाएगा, रवि से पृथ्वी हो जाएगा, सोमवार नहीं गिनेंगे, मंगलवार को गिनेंगे तब मंगल ग्रह। तो ये याद रखेंगे बुध, लेकिन वहां पर हम सब आपको पढ़ाएंगे कि सूर्य के बगल वाला जो ग्रह होगा, बताइए वहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह होगा, लेकिन वो गर्म ग्रह नहीं होगा। बुध सबसे पहले सूर्य से सटता है, सूर्य के एकदम निकट का ग्रह जो है वो बुध है, लेकिन बुध में अगर बात करें तो कोई बुध बहुत ज्यादा गर्म ग्रह नहीं है, उससे ज्यादा गर्म पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे किसको, शुक्र के बारे में। अब दोनों में हम रीजन भी बताएंगे कि एक के पास अपना वायुमंडल होता है और दूसरे के पास वायुमंडल नहीं होता है, बुध के पास कोई वायुमंडल नहीं है, इसीलिए जो सूर्य का जो पावर है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है सन को। ये सब सारा चीज हम आपको बताएंगे, कौन ग्रह लाल होता है, कौन ग्रह कैसा पीला होता है, और पीला होता है तो क्यों होता है, लाल काहे, लोहा के ऑक्साइड के कारण वहां होता है, ये सारे चीज आपको पढ़ाएंगे। लेकिन अभी मेरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा, जो सर जेम्स जिन्स कह के गए हैं ज्वारीय, ये क्या कर रहे हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, और जब चारों ओर चक्कर लगाती है जिस तरह से, तो जैसे चंद्रमा पृथ्वी के निकट आती है तो वो क्या करते हैं, महासागरों का जो जल है उसको ये दोनों सूर्य और चंद्रमा के पावर जब आता है ना, अट्रैक्शन पावर, ये क्या करता है, खींचता है, आकर्षण बल लगेगा, ये खींचेगा तो समुद्र के जल ऊपर की ओर उठता है। देखिए कहीं कहीं कनाडा वगैरह के खाड़ियों वगैरह में आप लोग पढ़ेंगे कि वहां अगर देखा जाए तो 52-53 किलोमीटर के, सॉरी किलोमीटर बोल रहे हैं, 52-53 फीट जो है वो समुद्र का जल ऊपर की ओर उठता है। ध्यान से समझेंगे, तो जल ऊपर की ओर उठेगा तो ये आप जानते हैं, ऊपर समुद्र का जल ऊपर उठेगा, ये कहलाएगा ज्वार, और जब नीचे गिर के ससरेगा, यानी गिर कर करके वापस अपनी स्थितियों में आएगा, टवहरेगा, जगह ठेठ में कहते हैं, तो वो कहलाता है भाटा। जब जल ऊपर की ओर उठता है, आगे की ओर बढ़ता है ज्वार, और नीचे गिरेगा और फिर रिटर्न पीछे की ओर आएगा, कहलाएगा भाटा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो ये क्या होता है, ये दोनों बल क्या करता है, जलवा को आगे की ओर क्या करता है, खींचता है। अब सोचिए कि शायद अगर ऐसा खींचता कि एक हद की सीमा है, पृथ्वी का भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स का एक सीमा है कि यहाँ के बाद अगर कुछ भी वस्तु अगर चल जाएगा तो पृथ्वी उसको अपने नीचे और नहीं खींच पाएगा। जैसे सैटेलाइट वगैरह अंतरिक्ष में छोड़ दिए होते हैं ऐसे जगह पर जहां पे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के क्या होता है, ऊपर होता है। चंद्रमा पर जाइएगा, क्या पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, नहीं करता है। तो यहां पर जाकर के अगर कोई वस्तु को छोड़ देंगे और यही तब पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है तो ये क्या करेगा, लगेगा चारों ओर चक्कर मारने। समझ रहे बात ना। तो ये अगर आप कल्पना कीजिए कि ऐसा होता कि चंद्रमा जो है ये समुद्र का जल एकदम ऐसा खींच देता, ऐसा खींच देता, उठा देता है अपने बल के कारण, ये दोनों का आकर्षण शक्ति से, कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी का जो एक सीमा दायरा है उसको पार कर देती, तो हम लोग देख पाते कि समुद्र का जल ऊपर की ओर उठा हुआ है, ओकरा एकदम खींचले है। आ खींचले तो है वो तो ठीक है, आज जब एकदम ग्रेविटेशनल फोर्स चंद्रमा आगे बढ़ जाती आ ओकरा छोड़ देता, आप बताइए कि इस चारों ओर का होता, चक्कर लगाना होता, आज जेकर नीचे के दायरा में आता ये धब दूना नीचे गिरता। खैर वो अलग बातें हैं, ध्यान समझिएगा, ज्यादा मजाक टाइम लेट नहीं हम लोग करें। अब ध्यान से समझिएगा, हम सोच रहे थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो, लेकिन ये ध्यान समझिएगा, जिस तरह से समुद्र का जल ऊपर की ओर उठता है चंद्रमा और सूर्य के आकर्षक बल के कारण, ठीक उसी तरह से ये जो साथी तारा है जब यहां से गुजरा तो ये सूर्य का जो बाहरी वाला सतह है ये आगे ज्वार की तरह उठ गया। बात यही खाली कर रहे हैं कि ज्वार की तरह उठ गया। बाकी सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। ये केवल जेम्स जिन्स कह रहे हैं कि ज्वार की तरह आगे की ओर उठ गया, और यही जब साथी तारा आगे तरफ गुजर गया तो ये जो उठा हुआ भाग था अब ये धीरे धीरे लगा पृथ्वी को चारों ओर चक्कर लगाने, और चक्कर लगाते लगाते ये संघनित होकर ठंडे होकर के और ग्रह बन गए। इस तरह से दो तारक में हम लोग दो की विचारधारा पढ़ लिए, अब आगे भी पढ़ेंगे
लेकिन अब याद रखेंगे ये इसमें एक तारा, दो तारा, एक तारा, एक तारा से है दो तारा। अब बताइए इस परिकल्पना को क्या कहेंगे? द्वैतारक परिकल्पना। तो यहां तक आप समझ गए। अब अगले दिन हम लोग आगे पढ़ेंगे। वीडियो ठीक लगता है, आपको समझ में आता है तो आप कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट करिएगा तो थोड़ा सा लाइक कमेंट से मनोबल बढ़ जाता है और हम प्रेरित होकर के आपके लिए कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। चैप्टर को सीरीज से पढ़ाने का प्रयास करेंगे और क्या कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।